नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि बिहार पुलिस के लिए मैं प्रैक्टिस सेट तो लाऊंगा ही, साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था। तो आज से आपको दो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। एक तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे और दूसरा जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें सब्जेक्ट वाइज होगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना। ताकि देखिए 21,391 में अगर सिलेक्शन लेना है तो औरों से कुछ अलग पढ़ना होगा और औरों से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। ये नहीं कि जो सब पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि सबका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं ना। तो जो इस रेस में अपने आप को आगे रखेगा, चाहे वो जिस माध्यम से रखे, वही विजेता होगा। सीधी सी बात, हम ज़्यादा फालतू बकवास नहीं करते हैं। जो भी है क्लियर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप सबसे आगे रहेंगे रिजल्ट आपका होगा। तो करना क्या है कि प्रैक्टिस सेट आप करते रहिए। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले ही रहे हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और दूसरा सब्जेक्ट वाइज, तो आज से जो हमारा शुरू होने वाला है यह होगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स से बहुत संख्या में प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 9-10 प्रश्न पूछे गए थे। तो इकोनॉमिक्स का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको मैं इसी वीडियो के माध्यम से एक बाई एक करके आपको मैं करा दूंगा। 8 वीडियो, 10 वीडियो, 12 वीडियो, जितना भी लगे। क्योंकि अभी लगभग 3 महीने का समय है हमारे पास, है कि नहीं। तो इन 3 महीने में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब करा देंगे। बस आप धैर्य बना करके और मेरे साथ बने रहिए, कहीं भागिएगा मत। अगर चाह रहे हैं ना कि 21,391 में, तो आपको बने रहना होगा। भैया देखिए, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अभी पढ़ के चुका दीजिए, और नहीं तो फिर अगर नौकरी नहीं लगेगी तो किसी प्राइवेट कंपनी में जा करके वहाँ कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ये जो आपका शरीर है, आपका जीवन है, ये आपसे बिना वसूल किए नहीं छोड़ेगा। आपको कीमत चुकानी है। चाहे अभी पढ़ के चुका दो तो फिर बढ़िया लाइफ हो जाएगी, और नहीं तो फिर जिंदगी भर किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कीमत चुकाते रहो। फैसला आपको करना है। फिलहाल 2 मिनट 25 सेकंड में आपका ले लिया हूं, अब एक्स्ट्रा समय नहीं लूंगा। शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। और हाँ, आप लोग ये भी कमेंट कर लीजिएगा कि फॉन्ट क्या आपको दिखाई दे रहा है जो लिखा है स्पष्ट, कि और बड़ा लिखे, है ना। हम इंतजार करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। जी हाँ, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक ना। तो पहला प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न, अच्छा देखिए, ये केवल और केवल आप एक बार देख लीजिए वीडियो को, फिर आपको जब भी समय मिले, आज कल परसों, तो क्या करिएगा कि जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। 2-4-5 मिनट में पीडीएफ आप पढ़ लेंगे। अब क्या करना है कि जब एग्जाम नजदीक आए, जैसे 10-15 दिन बचे, तो जितने सारे पीडीएफ हैं आप उसको बस एक नज़र देखते जाएं। एग्जाम में जैसे ही इससे क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम पढ़ें, और वो आप कर देंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसलिए मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बिल्कुल निःशुल्क। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर निर्धारित है। तो यह ट्रस्टीशिप के सिद्धांत यानी न्यास के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आंसर है वह होगा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत यानी न्यास का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 3, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो है वह कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसे भैया? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4, हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह एडम स्मिथ ने किया था। तो एडम स्मिथ हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है। किसी भी देश के लिए, चाहे वो भारत, पाकिस्तान या किसी भी देश के लिए, तो उसका सबसे आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड जो है वह प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। किसे? प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही। अच्छा देखिए कैसे लिखा हुआ है, सबसे कम रही है, ठीक ना। किस पंचवर्षीय योजना में? तो आपको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी देख लीजिए। पहला देखिए, पहला 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। तो तीसरा अगर कार्यकाल पूछ दे भैया तो 61 से 66 ये भी बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं।
सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद में अगर कोई परिवर्तन होता है तो उस दर को, उस रेट को क्या कहते हैं? तो उस रेट को आर्थिक विकास दर ही कहा जाता है। जी हां, आर्थिक विकास दर। प्रश्न संख्या 8, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? आर्थिक विकास दर सर्वाधिक यानी मैक्सिमम, तो वह 11वीं पंचवर्षीय योजना। आर्थिक विकास दर उसमें 7.8 रहा था। प्रश्न संख्या 9, भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, पूंजी निर्माण की दर ऊंची है लेकिन समृद्धि दर कम है। क्यों? तो पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, पूंजी उत्पाद जो अनुपात है वह अधिक अनुपात है, इस वजह से। देखिए, कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो लगेगा कि थोड़ा सा ऑड है, समझ में ना आ रहा है, लेकिन आपको मास्टर नहीं बनना है अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर नहीं बनना है, एग्जाम निकालना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको बस उनका पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है ऐसे ही पॉइंट। आपसे एक्सप्लेन नहीं कराएगा एग्जाम में कि भैया ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछेगा कि भाई इसका आंसर क्या है। तो आपको बस नौकरी लेना है ना, पढ़ाना नहीं है, मास्टर नहीं बनना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो जॉन मेनार्ड किंग। बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना जो है वह जॉन मेनार्ड किंग से, उनके विचारों से प्रेरित है। समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ठीक ना, तो ये भी जॉन मेनार्ड किंग को ही जाता है, ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र का जनक तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, बहुत बार आपने सेट में या फिर कहीं जाना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो मॉरिस डी मॉरिस ने किया था, जीवन की भौतिक, जी हाँ, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन तो मॉरिस डी मॉरिस, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14, वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम किया गया था, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 15, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो आपको पता है महबूब उल हक, इसका जो सही जवाब होगा वह होगा महबूब उल हक, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे ये। प्रश्न संख्या 16, मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। 3 है, कौन कौन है? जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक स्तर एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ओके, प्रश्न संख्या 17 की ओर चले तो जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये गणना होती है, अधिकतम आयु 85 वर्ष और न्यूनतम आयु 20 वर्ष। इन्हीं लोगों के बीच से ये डाटा जो है वह निकाल करके आपके सामने लाया जाता है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, वह 1975 में हुआ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल जो है वह 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। कहाँ? 7वीं। प्रश्न संख्या 20 की ओर चलते हैं भाई, कौन से पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सुंदर प्रश्न है, पूछा तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। देखिए पहला दूसरा तो सभी लोग याद रखते हैं, थोड़ा सा हट के याद रखिए। मैंने शुरुआत में ही कहा कि औरों से आप कुछ अलग करेंगे तभी आपको CSBC औरों से अलग देगी, नहीं जो सब कर रहे हैं वही आप भी करेंगे तो जो सबको मिल रहा है वही आपको भी मिलेगा, यानी कि असफलता ही मिलेगा, क्योंकि इतने संख्या में तो वैकेंसी है नहीं कि 18 लाख लोगों को दे दी जाए, तो उनसे हट के आपको कुछ करना होगा तभी आपको मिलेगा। तो यह जो है आगत निर्गत मॉडल, यह 6ठी पंचवर्षीय योजना का है, ठीक है ना। गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो यह 5वीं, जी हाँ 5वीं में गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 22, भारत में स्वपोषित विकास यानी सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में? सेल्फ डेवलपमेंट संकल्पना, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। तो यह 4th पंचवर्षीय योजना में है सेल्फ डेवलपमेंट संकल्पना। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई आपको पता है कि 1966-67। तो अभी हमने चर्चा किया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वह 1966 है, 61 से 66। तो इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है, देखिए अभी हमने छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पढ़ा, आगत निर्गत मॉडल। ओके, ये गडगिल मॉडल जो है वह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है वह गडगिल मॉडल पर आधारित है? तो आपको पता है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है ना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना तो आपको पता है पीसी महालनोबिस, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराडोमर मॉडल पर आधारित है। तो ये याद रखिएगा, 4-5 जो है वो शुरुआत के याद रखने हैं आपको। चलिए प्रश्न संख्या 25, भारत में अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान किस अवधि में प्रभावित थी? तो 1978 से 80। देखिए हाँ, हुआ क्या था ना कि जब योजना अवकाश हुआ था ये वाला 1978 से 80 वाला। तो इसी में ये किसकी सरकार आई थी पता है? जनता पार्टी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने ही इसको शुरू किया था, रोलिंग प्लान, ठीक ना। तो ये ध्यान दीजिएगा 1978 से 80। चले आगे, चलिए सर प्रश्न संख्या 26, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें आपका ये क्या कहते हैं हरित क्रांति शुरू हुई थी, है ना। देश की समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प किस पंचवर्षीय योजना में? समाजवादी समाज, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना की ये बात है, ध्यान दीजिएगा। समाजवादी समाज जो संकल्पना है वह दूसरे पंचवर्षीय योजना की। प्रश्न संख्या 28, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो फोकस था वह कृषि का विकास करना था। अखिल भारतीय खाद्य एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना जो है वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो यह भी ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 30, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग भी अब भाई खाली वीडियो के ही उस पर मत रहिए, किताब भी पढ़िएगा जो मैं बुक बताया हूं, है ना। वीडियो देखिए, किताब पढ़िए, मतलब मैक्सिमम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय आप पढ़ाई पर ही दीजिए। अगर लेना है नौकरी तब कोई रोकेगा नहीं, बता रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपको पता है हेराडोमर मॉडल। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष जो होता है यानी एनडीसी का जो अध्यक्ष है वह भारत का प्रधानमंत्री है, तो ये भी आपको पता है। भारत में आर्थिक नियोजन के पृष्ठभूमि जो है तैयार किसने किया था? तो सर विश्वेश्वरैया ने किया था। देखिए विश्वेश्वरैया लिख दिया है, ध्यान से समझिएगा इसको, विश्वेश्वरैया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है, ध्यान देंगे, बढ़िया प्रश्न बन सकता है यहां से। प्रश्न संख्या 34, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई? तो रंगराजन समिति के अनुशंसा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई है, ध्यान दीजिएगा, रंगराजन समिति। प्रश्न संख्या 35, भारत में राष्ट्रीय आय सामांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय सामांकों का आकलन जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। बढ़िया प्रश्न है, ये वाला पूछता है ज्यादा, इसको ध्यान देना है। हिंदू वृद्धि दर, हाँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू वृद्धि दर, तो यह राष्ट्रीय से संबंधित है। आपको दे देगा जनसंख्या से संबंधित ऑप्शन में, तो आप फंस जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम जनसंख्या वाला मामला है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, लगभग 90% लोग फंसते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 37, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित जीडीपी को कहा जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल करने पर जो उसको क्या कहा जाता है? तो नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है, ध्यान देना है आपको। प्रश्न संख्या 38, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना जो है वह कब हुई? तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की स्थापना 1950 में हुई, जब आपका देश गणतंत्र हुआ था। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, क्या है भाई? तो राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है, राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्य का मापन है वही है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रश्न संख्या 40, भारत के घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का है। किसका है? भौतिक परिसंपत्तियों का। ओके, प्रश्न संख्या 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ में हुई है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वह हुई है। प्रश्न संख्या 41, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43,
भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजनावकाश लाया गया है? तो 3 बार योजनावकाश लाया गया है, ध्यान देना है आपको, बढ़िया प्रश्न है। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार? तो 3 बार। महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना में? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अंश योजना जो है वह शुरू की गई है। किसे स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी के भी नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान देना है। किसको? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 46, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत की अगर बात की जाए तो सन 1862 में हुई है, ध्यान देना है। कितने ईस्वी में? सन 1862 में। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। कौन सी मुद्रा? प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्राइंग राइट यानी SDR किसका उदाहरण है? तो आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है। ऐसे पूछ सकता है आपसे, इनमें से कौन आर्टिफिशियल मनी है? ऑप्शन में दे दे SDR, तो ध्यान देना है SDR होगा, यानी विशेष आहरण अधिकार। चलिए प्रश्न संख्या 49, यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है वह शेयर मार्केट से है, शेयर बाजार से है, तो ध्यान दीजिएगा इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर मार्केट। प्रश्न संख्या आज का 50 और आखिरी प्रश्न, इसके बाद 2-3 बात मैं बताऊंगा, उस पर भी जरा ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न संख्या 50 को कर लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक जो है वह सेंसेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंसेक्स। तो 50 प्रश्न थे जो कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के थे। और एक चीज मैं और भी बता दूं, केवल इकोनॉमिक्स नहीं, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं सारे सब्जेक्ट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होंगे, और मैं वैसे प्रश्न को इंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों जो कि बिहार पुलिस का पैटर्न है। ये नहीं कि फालतू कोई भी क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऐसा दिखाई देगा। तो मेरे द्वारा उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर बिहार पुलिस ने क्वेश्चन पूछा है, उसी तर्ज पर जितने भी प्रश्न होने वाले हैं इंपॉर्टेंट इस 7 अगस्त से जो एग्जाम शुरू होगा उसके लिए, तो वो सब कुछ आपको हमारे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और वीडियो को वॉच करिए। और सबसे बड़ी बात, PDF जरूर ले लीजिएगा, निःशुल्क दिया जा रहा है, क्योंकि PDF ले लेंगे ना तो आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका समय मैं बचाना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं व्यूज पाने के लिए आप बोल दें कि भाई 5 बार देखो 6 बार देखो, नहीं, एक बार देख लिया पर्याप्त है। टेलीग्राम से PDF ले लीजिए, निःशुल्क मिल ही रहा है, कोई पैसा लगना नहीं है। और जब भी समय मिले, दिन हो रात हो, बाहर हो घर हो, आप PDF देख लीजिए। रील्स देखने से बढ़िया, अब ये 2-3 महीना ही बाई कष्ट है, 2-3 महीना कष्ट है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए पढ़ाई पर, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आप मिठाई खिलाने आ सकते हैं, है ना। तो बस यही बताना था, बाकी पढ़ाई पर फोकस करिए। और अगर और कुछ चाह रहे हैं कि और कोई क्लास मिले आपको, या किसी सब्जेक्ट पर विशेष आपको चाहिए क्लास, विशेष कवरेज, तो कमेंट करिएगा, समय निकाल के आप लोगों के लिए मैं वो भी उपलब्ध कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।